नमस्कार, ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल। अहमद पटेल जी, ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। मामला यूं आया कि इटली के कोर्ट में एक फैसला आया है जिसमें ये माना गया है कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड है उसने इंडिया में अपने हेलीकॉप्टर सौदे में घूस दिया था। इस बात को लेकर वहाँ पर फैसला भी आ गया और दोषियों को सज़ा भी दी गई है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर किसी ने घूस दिया था तो घूस लेने वाले कौन थे, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी 40-45 साल के सार्वजनिक जीवन में इस तरह के क्वेश्चंस का मुझे सामना करना पड़ रहा है, मेरे लिए एक बड़ा ही एम्ब्रेसमेंट है, तकलीफदायी है और दुख की बात भी है। लेकिन फिर भी क्या है, राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब मेरा कॉन्शियस साफ है, जब मैंने कब कुछ किया ही नहीं है, जो गलत काम कुछ किया है, तो हमें किस चीज़ का डर है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है, मेरे ख्याल से वो वैलिड क्वेश्चन है और ये प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं से आना चाहिए। देखिए, हम संगठन चला रहे थे, न तो कभी मैं मंत्री बना, न तो कभी कोई पावर एंजॉय किया। हमेशा शुरू से लेके संगठन में ही मैं बना रहा। ठीक है, ये पार्ट फ्रॉम दिस, ये मैं कोई अपने डिफेंस में कहना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू में कहा कि जब मेरा कॉन्शियस अगर साफ है, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो किसी से डरने वाली क्या बात है। लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि किसी ने उसका ठीक तरह से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें देखनी चाहिए। किसी ने गूगल पे ट्रांसलेशन इस तरह से लगा दिया कि अजीब के बहुत कुछ ये हुआ है, इनका नाम है, उनका नाम। मैंने करने की कोशिश की है, ऑपरेटिव पार्ट भी मैंने देखा है। जो चीज़ें कही जा रही है ऐसी कोई चीज़ें है नहीं। जहाँ तक जो आपने कहा कि किसी ने अगर घूस दी है तो किसी ने तो ली होगी। जैसे ही ये सौदा हुआ, सरकार की ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ, एंटनी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक मिनट भी उन्होंने नहीं लगाई, इमीडिएटली सीबीआई जांच कर दी। ईडी ने उस पर गहराई से बात की और कहा कि कहीं ना कहीं घूस हुई है तो कहाँ पे गया। मेरे ख्याल से ईडी ने, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बड़े डिटेल में उसकी जांच करने के बाद ही एक चार्जशीट फाइल की है। उसके बाद ये नया डेवलपमेंट आया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस प्रेसिडेंट या हमारा कोई जिक्र की बात है, कहीं पे भी कोई मैजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा स्ट्रिक्चर या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया है कि जिससे ये लगे कि इनको घूस दी गई है। सवाल बाकी चीज़ों का है। हमारी सरकार रही तब करीबन 15 महीने तक, लेकिन उसके बाद ये एक नई सरकार आई है, 2 साल से है। उनके पास अभी एजेंसीज़ हैं, पूरा नेटवर्क है, जांच करा लें कि भाई ये फैसला जो आया है उसके आधार पे कहीं ना कहीं किसी को क्या कोई ब्राइब दी गई है कि नहीं। और फैसला जो भी अगर जैसे सत्य कभी ना कभी तो सामने आएगा और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाए, लेकिन सत्य तक पहुंचने की ज़रूरत है, उसके रूट में जाने की ज़रूरत है। और अगर उसमें कहीं पे भी इतना भी आयोटा ऑफ जिसे कहते हैं प्रूफ या ट्रूथ, कि जिसमें कहीं हमारा या पार्टी के किसी का इन्वॉल्व है, अगर दोषी पाएगा तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, इसमें हमें ज़रा भी आपत्ति नहीं होगी। अहमद पटेल जी, जो फैसला इटली के कोर्ट में आया उसमें केवल ये बात ज़रूर कही गई है कि पूर्व इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे एसपी त्यागी, उनका नाम इंडिक्टमेंट ज़रूर है, उनकी तरफ है। इसके अलावा जो बाकी नाम हैं वो शायद केस में सुनवाई के दौरान अलग अलग जगह पर आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नाम जिस तरीके से सुनवाई के दौरान आए, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र जो आया, इसमें 2 चीज़ें हो रही है, 2 कागज़ का जिक्र हो रहा है, एक हैंड रिटन नोट और दूसरा जो कहा जा रहा है कि एक नोट है। और कहा जाए कि मिस्टर क्रिश्चियन जो है, जेम्स क्रिश्चियन, उनके ये कागज़ है, उन्होंने डिनाई कर दिया है। लेकिन अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग देखेंगे तो मिस्टर हैस्के जो है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मेरे हैंड राइटिंग है। और उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये गांधी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है या एपी से अहमद पटेल, वो इंटरनेट पे उन्होंने कोई जांच करने की उसी के एपी कहीं जिक्र एपी का कहीं कौन है ये बोला। लेकिन ये व्यक्ति को मैंने कभी उसके बारे में आई डोंट नो हिम 4 बार कहा गया। और मैजिस्ट्रेट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, फाइनल कंक्लूजन में भी कहीं कोई ऐसे स्ट्रिक्चर अगर कुछ होता तो कम से कम मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया होता।
इंडिया की सरकार को कहा होता कि भाई यहाँ है, ये नाम है, उसमें जांच होनी चाहिए, या उसके रिलेटेड जो भी है, ये सारी चीज़ें हमें दी। ऐसी कोई चीज़ कही नहीं गई है। अहमद पटेल जी, मगर क्या आप भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह के जांच के लिए आप और आपकी पार्टी और तमाम लोग तैयार हैं? लेकिन दे शुड कम आउट फॉर सम कॉन्क्रीट प्रूफ, इट शुड नॉट बी अ विच हंट। सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर दे हैव सम कॉन्क्रीट प्रूफ कि यहाँ पे ये हुआ है, कहीं पे कुछ भी किसी प्रकार की भी जांच के लिए तैयार है। विच हंट की आपने बात की, क्या आपको किसी तरह की आशंका है कि पिछले 2 साल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, बार बार गांधी परिवार का नाम अलग अलग मामलों 2 में साल की क्यों बात कर रहे थे? इंदिरा जी के टाइम से शुरू, बार बार जब भी हो, जब भी सत्ता में आए, कहीं ना कहीं कोई इश्यू उछाल दिया। लेकिन आज तक जो भी इश्यू उन्होंने ले आए हैं सरफेस पे, उसमें कभी कोई सिद्ध कर नहीं पाए। कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि जिसमें इन्होंने आरोप लगाया वो सिद्ध कर पाए हों। जब भी हम लोग हार जाते हैं तो इस तरह से, या सत्ता में आते हैं, इस तरह की परेशानी होती है, और उसके लिए ठीक है, जो करना है वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। ये बार बार गांधी परिवार का नाम जानते हैं, जब जो लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, अगर कांग्रेस मुक्त भारत को करना है तो सबसे पहले गांधी परिवार को ही कमज़ोर करना पड़ेगा, और उसकी एक सोची समझी इनकी ये रणनीति है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि संसद का ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण था, मगर ऑगस्टा वेस्टलैंड मामला आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। आपको इस तरह का आपने सोनिया जी का बयान सुना है कि न तो हम ऐसी से डरे हैं, न तो डरने वाले, और संसद कौन नहीं चलने दे रहा है। आप 2-3 दिन से देख रहे हैं जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं आपत्तिजनक, और फिर उनको विड्रॉ करने पड़ते हैं या तो एक्सपेंड करना पड़ता है। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, अगर सरकार या गवर्नमेंट एनडीए बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार अगर इतना ही सिंसियर होती तो क्यों इस तरह की बातें संसद में उठाते हैं? उनके पास सरकार है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपने आप जल्द से जल्द जांच करा ले, और जो भी तथ्य है वो जनता के सामने ले आए। कौन रोक रहा है इसमें? बीजेपी कह रही है इस मुद्दे पे संसद में चर्चा करा ली। नहीं हो तो इसीलिए कि पब्लिक, वो जानते कि उसमें कुछ नहीं है, तो एक पब्लिक परसेप्शन बनाना है, और जितना लंबे अरसे तक चलता रहे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा और उनको फ़ायदा होगा। उसी मैं कह रहा हूँ, ये एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा है, एक सोची समझी इनकी रणनीति है, उसी के तहत ये लोग चल रहे हैं। एक और सवाल जो हाल के दिनों में आया उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का, हालांकि मामला सब जुडिश है मगर उसका पॉलिटिकल एंगल भी है। इस मामले को कांग्रेस ने पहले दिन ही संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, दोनों सदनों में। आप इस मामले, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक फैसले का इंतजार किया जा रहा है, फिर इसे संसद में इस वक्त पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करूँगा, लेकिन पहले अरुणाचल हुआ, फिर ये हुआ, तो जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो लोग बात कर रहे थे, तो उसी की दिशा में, उसी दिशा में, और उसी का जो प्रोसेस है उसी का एक हिस्सा है। मॉडस ऑपरेंडी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इनके, कि ख़ास तौर पे बम्बई कमेटी का जो भी ये आया था, जजमेंट आया था, और उसमें जो कहा गया था फ्लोर टेस्ट होना ज़रूरी है। अरुणाचल में क्या किया, पहले जो कुछ लोगों को, कांग्रेस के जो लोग थे, मे बी दे मस्ट बी डिसिडेंट, बट उनका संपर्क करके उनसे कांग्रेस से अलग करने की कोशिश की गई, और फिर ये जताया गया कि कांग्रेस ने मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी में। लेकिन जहाँ पे भी सपोज माइनॉरिटी में भी आ जाती है, तो तब प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो भी होता है, कम से कम उनको मौका दिया जाता है कि फ्लोर टेस्ट करें, और फ्लोर टेस्ट के बाद जो भी डिसीजन होता है, टेस्ट में हार जाए, ठीक है। लेकिन फ्लोर टेस्ट की बजाय वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, कहीं ना कहीं कोई भी ये करके कैबिनेट रेकमेंड कर दी जाती है, और वो होने के बाद अरुणाचल में क्या, उसके बाद मेजोरिटी की गई, चीफ मिनिस्टर को वो दिलवा दिए गए जो भी हमारे डिसीजन थे, और उसके बाद मेजोरिटी बनाने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज़ अ मॉडस ऑपरेंडी। फिर भी मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उससे रोमान्य होगा। मगर अहमद पटेल जी, भाजपा ये कह रही है कि ये तो समस्या उनकी, कांग्रेस की अंदरूनी समस्या शुरू होती है, चाहे अरुणाचल में देखिए या उत्तराखंड में आपके पार्टी के विधायक बगावत कर। समस्या कौन शुरू करता है? एंड देयर इज एंटी डिफेक्शन लॉ, एक एक्ट तो है, वो तो समझ रहे हैं कि जो कांग्रेस से असंतोष है वो उनके मेंबर बन गए, लेकिन कम से कम फ्लोर टेस्ट हो तो पता भी चलता है। बाकी चीज़ों का जो कांग्रेस ने एक बार, जिन्होंने, जो लोग गवर्नर के पास चले जाते हैं, बीजेपी वालों के साथ चले जाते हैं, एंटी डिफेक्शन नहीं है तो क्या है, वो तो उनको डिफेक्ट करा के लेके जाते हैं, वो मेंबरशिप उनकी कहाँ रही है? ठीक है, मामला कोर्ट में है, उसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से आज इतने सारे इश्यूज़ हैं देश में, आज सूखा देश में पड़ा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है।
इस सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं किया है। परसों ही मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, कोई उनके पास योजना नहीं है। जिस तरह जो प्रदेश में सूखा होता है वहाँ पे टीम जिस तरह से विजिट करनी चाहिए, वहाँ से परामर्श होना चाहिए, कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब जाके कुछ होता है। तो ये सारे इश्यूज़ को साइड पे रख के इनका जो मकसद है कि किस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया जाए, डिफेम किया जाए, और कांग्रेस की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकारें हैं, उसको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। आपको लगता है पॉलिटिकली बैकफायर कर सकता है बीजेपी के लिए उत्तराखंड कभी में? न कभी जनता ये सारी चीज़ें समझती है। कभी न कभी आप देख लीजिए, उत्तराखंड में अगर कुछ हुआ और कहीं चुनाव हुआ तो आप देख लीजिए कि क्या नतीजा आएगा। तो जनता सब कुछ समझती है। एक सवाल यह है कि अब अगले महीने मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इस सरकार को लेकर, मगर बहुत लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला इस सरकार में नहीं है। अभी तो 2 ही साल हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह से जिस तरह से वहाँ पे जिस तरह से पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, बाकी चीज़ें जो हो रही है, मेरे ख्याल से ये भी एक इलेक्शन कमीशन को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर पैसे आ कहाँ रहे हैं? जिस तरह से वादे किए गए थे, आज सारे वादे निभा नहीं पा रहे हैं और विफल रही है सरकार। 2 साल में जब कुछ नहीं कर पाए, जिस तरह से विद्यार्थी परेशान हैं, आप जाके देखिए प्रदेशों में क्या हालत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सूखे का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जिसे कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट करते जा रहे हैं, उसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, उसके अलावा जो भी कॉन्क्रीट काम होना चाहिए आज हो ही नहीं रहा। और चुनाव आएगा तो आपको पता चलेगा। देश की जनता ये सारी चीज़ें भूलने वाली नहीं है। तो जो वादे किए थे उसमें विफल रहे हैं। जो अच्छे दिन के बाद के अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन उससे बदतर दिन आ गए। तो सारा हर वर्ग परेशान है जिस तरह से हो रहा है, और उनके सारे कार्यक्रम जो है फ्लॉप होते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं विफल होते जा रहे हैं। जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे कि जनता इनको सबक सिखा। मगर क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस अपना घर दुरुस्त कर पा रही है? जो मुद्दे, अगर आप कहते हैं कि इन मुद्दों पर मोदी सरकार असफल रही है, आप लोगों के बीच क्या ले जा पा रहे हैं? बहुत लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस चुनाव के हारने के बाद भी अपने घर को दुरुस्त नहीं कर पाए। जिस आक्रामक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। अगर आप प्रदेश में जाके देखेंगे तो कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना घर ठीक नहीं, लेकिन अगर कोई प्रदेश में अगर कुछ हमारे विधायक असंतुष्ट है, जिस तरह से उनको डिफेक्शन किया जा रहा है, जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर ठीक नहीं है। घर बिल्कुल ठीक है। और आप जानते हैं कि जब चुनाव आएगा तब आप देखेंगे कि एक कांग्रेस जो है एक मजबूत संगठन है, एक ताकतवर संगठन है, और इनकी सारी जो भी चुनौती हैं उनका हम मुकाबला करेंगे। राज्यों में, कई राज्यों में जिस तरीके से भाजपा ने अपने क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाया, बड़ा किया, क्या कांग्रेस भी इस दिशा में सोच रही है कि क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ाया जाए, उनका कद राज्यों में? कांग्रेस बिल्कुल, क्षेत्रीय जो नेता है उसके साथ साथ जो नई लीडरशिप है उसको बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है जी। जो भी एस्टैब्लिश लीडरशिप है वो भी हो, उनका अनुभव, और साथ साथ नई लीडरशिप भी बिल्डअप हो, उसी दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इनके जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, आप देख लीजिए कितने प्रधानमंत्री जी से खुश हैं, या प्रधानमंत्री जी कितने मुख्यमंत्रियों से खुश हैं। आप देख सकते हैं, जाके ज़रा पूछे या जांच करें तो पता चलेगा कि इनके पार्टी में क्या हो रहा है। अहमद पटेल जी, बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो एक नया युवा वर्ग आ रहा है नेतृत्व का, और एक जो पुराने तजुर्बे वाला वर्ग है, उन दोनों को साथ ले किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। जो वाइस प्रेसिडेंट है वही तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो पुराने लोग हैं उनका अनुभव और साथ साथ नई लीडरशिप भी बिल्डअप हो। ऐसा ना हो कि एक एस्टैब्लिश लीडरशिप या तो परिपक्व हो जाए और उसके बाद अगर उनकी एज भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि टोटल वैक्यूम हो जाए। साथ साथ ऐसे कम से कम 5-10 लीडर्स होने चाहिए कि कम से कम वो जगह भर सके। तो उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। जी, राहुल जी को लेकर किस तरीके से, राहुल जी का कांग्रेस में किस तरीके से रोड मैप? इज डूइंग वेरी वेल। काफ़ी चुनाव में आप देखते हैं कि मेनली ही इज़ कैंपेनिंग, और उसके बाद जहाँ पे भी अगर कोई हादसा होता है इमीडिएटली वो पहुँच जाते हैं, और वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे पूरा भरोसा है। अभी सोनिया जी अध्यक्ष है, लेकिन जब भी वो कार्यभार संभालेंगे उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत होकर बाहर आएगी। एक सवाल गुजरात से पूछना चाहूँगा, चूँकि आप गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। जो गुजरात में पिछले कुछ महीनों से, सालों से लगातार पाटीदार आंदोलन, अलग अलग मुद्दों के कारण हिंसा का बात है। सिर्फ पाटीदार आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, सभी वर्ग परेशान हैं। बहनों को जाके पूछिए, महिलाओं को असुरक्षित है, विद्यार्थियों को जाके पूछिए, जो स्टूडेंट्स है उसमें ज़बरदस्त असंतोष है, युवा वर्ग को पूछिए, बाकी जगह उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार अपने जिसे कहे चरण सीमा पे है। आप देखते हो कि जाके वहाँ पे अगर पूछेंगे तो जो ऐसे भी, जब ये जो अभी प्रधानमंत्री थे वो जब वहाँ थे तो मैंने तो तब भी कह दिया कि ये दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शासन किया था 10 साल में, देश की आर्थिक, राज्य के प्रदेश की आर्थिक हालत आप देखिए, एक दिवालिया प्रदेश जिसे कहते हैं वो हो चुका है। कर्जा इतना सारा है, प्रति व्यक्ति के दे 30 से 31 हज़ार रुपये का कर्जा है। तो वहाँ सिर्फ जिसे कहते हैं कि इवेंट्स हो रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा है। आज हालत बद से बदतर है वहाँ पे, उससे तो और राज्य अच्छे हैं। पानी की समस्याएं हैं, तालाब सूख रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो न तो कानून व्यवस्था है, सूखा का सामना नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वहाँ पे बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन क्यों हो रहे हैं? चाहे वो पाटीदार हो या कोई और आंदोलन हो, जब इंसान को रोजी रोटी नहीं मिलती है, जब वो परेशान होता है युवा, तब वो चाहता है कि भाई हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि असल में तो नौकरी चाहिए लोगों को। तो जो जिसे कहते हैं एक साधन संपन्न समाज जो था, उनका युवा वर्ग बाहर आके जब कह रहे हैं कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और कितनी सीरियस है। अहमद पटेल जी, पिछले लगभग 2 दशकों से अब कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है। क्या रोड मैप है रिवाइवल का? चूँकि एक तरीके से तमाम प्रयास के बाद भी गुजरात में कांग्रेस सत्ता में मेरे ख्याल से वहाँ का संगठन ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हुए, जिला परिषद, तालुका परिषद में काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ भी एजिटेशंस भी हो रहे हैं, और लोकल बॉडीज़ में जो नए लोग आए हैं, ख़ास तौर पे युवा वर्ग काफ़ी बड़ी मात्रा में। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल जब चुनाव होगा नवंबर या दिसंबर में, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ स्टेक पर है कांग्रेस का? चूँकि खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। ऐसी खबरें हैं कि आसाम में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है और केरल में जहाँ सत्ता है। आसाम में 2 तरह के हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं। वी आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो ये बात अलग है, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक। आसाम में हम उम्मीद रख रहे हैं कि कम से कम वहाँ हम सरकार बना सकते हैं। वेस्ट बंगाल काफ़ी अच्छा जा रहा है, केरला कुछ प्रॉब्लम थे, डैट हैज़ बीन रिजॉल्व, और मेरा ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे काम है, वहाँ भी हम ऑप्टिमिस्टिक है। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, आप अलायंस में हैं? अलायंस में डीएमके के साथ रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अल्टीमेटली नतीजे क्या आएंगे और पुडुचेरी में हम अपनी सरकार ज़रूर बनाएंगे जी। मगर जिस तरीके से ये बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट आप साथ आए, इसका कोई रिएक्शन केरला में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे फॉर्मल अलायंस नहीं है हमारा वेस्ट बंगाल, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और वहाँ पे तो केरला में लेफ्ट और कांग्रेस की पहले से, यूडीएफ की पहले से ही लड़ाई है, प्रिंसिपल पे चल रही है, अपने अपने मैनिफेस्टो पे चल रही है, तो मैं कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। इन 5 विधानसभा चुनाव में आप होपफुल हैं कि कांग्रेस? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा नहीं है कि 5 स्टेट हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टेट में हो सकता है कि सरकार भी बन जाए। एक अंतिम सवाल आपसे, 2 साल पहले, अब से 2014 मई में जो चुनाव नतीजे आए थे वो इतिहास में कांग्रेस के सबसे बुरे थे। आज 2 साल बाद कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्या अभी भी एक हताशा का माहौल है? नहीं, अभी देयर इज नो डिमोलेशन, ठीक है, वो टेम्पररी कुछ रहा, लेकिन जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं उससे जनता ज़्यादा परेशान है, और जिस तरह से इनकी विफलताएं हैं, और साथ साथ जिस तरह संगठन में काम हो रहा है, इससे वर्कर्स का जो मॉरल जो है, मनोबल जो है, ये बढ़ा है। और जो लोग कांग्रेस के, जो हमारे वर्कर्स थे जो घर में बैठे थे, वो पिछले 6-8 महीनों से घर से बाहर निकल चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है एक संगठन, एक ऐसा संगठन कि जिसमें फिर से एक बार एक नई जान आई है, और जब 2019 के चुनाव होंगे
या बाकी जो भी स्टेट के चुनाव आएंगे उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस सफल होगी। अहमद पटेल की कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी? जो हम पूरे पिछले 40 साल से हम करते आए हैं, ख़ास तौर पे संगठन को मजबूत करने का, संगठन को मदद करने का ही हम काम करते आए हैं और वही काम हम करते रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, थोड़ी सी जितनी पहले जो एनर्जी थी उससे थोड़ी सी कम एनर्जी हुई है ताकत, लेकिन फिर भी जो भी अनुभव है उसी का इस्तेमाल करके हमसे जो भी होगा कांग्रेस के लिए हम अपना योगदान देंगे। अहमद पटेल जी, आपने ईटीवी से बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।